सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। इलेक्शन, हर तरफ इलेक्शन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ दौरानिया कम किया है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का जो मुकम्मल करने की तारीख दी है वो 30 नवंबर मुकर्रर कर दी है। यानी कि अब इलेक्शन जो है ना, कुछ महीनों के फर्क के साथ, यानी कि उन्होंने डिलिमिटेशन की जो तारीख थी उसको कम कर दी है। मुल्क के अंदर एक बड़ा बहस चल रहा है कि जिम्मेदार कौन है आज के हालात का। मतलब पीडीएम इतनी मासूम नहीं थे कि उनके दौर में कोई हालात बेहतर थे, तहरीक इंसाफ के दौर में कोई हालात बेहतर थे। तकरीबन 4 साल उनका, 3.5 साल उनका दौर और 15-16 महीने पीडीएम, जिसमें सब सियासी जमातें, जो तजर्बेगार सियासी जमातें थी, वो उन्होंने हुक्मरानी की। और उस टाइम अब क्रेडिट लेते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। लेकिन आज के हालात, यानी कि डॉलर आपको पता है ट्रिपल सेंचुरी, पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी, डीजल ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है मुल्क के अंदर। सियासी जमातें, जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी गलतियों का अपने आप को जिम्मेदार करार दें, लेकिन नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये एक्सपीरियंस सियासी जमातें हैं। इनका दौर भी आपने देखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सकदार साहब की सुनी आपने। उन्होंने कहा है कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। आज जो महंगाई है, इसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सैफर केस इमरान खान की जो यानी कि उसके समाअत हो रही है, वो जेल के अंदर हो रही है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा। राजा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और इस टेलीफोन लाइन पे हैं डॉक्टर सफदर आबादी साहब, जीडीए के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी मेहरबान जी मेरे साहब। और डॉक्टर साहब, मैं 1 सेकंड में बैरिस्टर साहब से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं कानूनी, फिर आपकी तरफ आता हूं। सर, डिलिमिटेशन 30 नवंबर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, यानी कि अब जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो गई, यानी कि दौरानिया कम किया है, क्या कहेंगे? जी मीर साहब, मैं पहले दिन से ही ये बात हमेशा कहता आया हूँ कि डिलिमिटेशन को हम महदूद मुद्दत के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। एक मरदमशुमारी हुई है, घर और बंद अफराद गिने जा चुके हैं, उसके हिसाब से नई हल्का बंदियाँ आज के हम इस कंप्यूटराइज दौर में बैठ के हम ये तो नहीं कह सकते कि जिसमें लिए 2 साल लगेंगे, हमें 4 साल का अरसा दरकार है। डिलिमिटेशन है, एक प्रोसेस ज़रूर है उसका, लेकिन हम उसको एक्सपीडाइट ज़रूर कर सकते हैं। और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा बेहतर फैसला है। 30 नवंबर उन्होंने डेडलाइन दे दी है कि उस तक हम डिलिमिटेशन कर देंगे और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएंगे और इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है। यही बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम हर बात में, पाकिस्तान की सियासत में एक आदत बन गई है कि हम कंस्पायरेसी थेरीज जो है वो तलाश करते रहते हैं। हर बात में हम नेगेटिव पहले सोचते हैं, उसके पॉजिटिव पहलूज को हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। हमारे लिए सबसे पहले बुनियादी चीज़ ये होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को किस तरह से मजबूत करें। देखें, एक बात हमें ज़रूर समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी निज़ाम हमारा इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान की सियासी जमातें जद्दोजहद करती रही हैं और कर रही भी हैं और करती रहेंगी। लिहाजा हमें आइडियलिस्टिक सिचुएशंस का सामना नहीं है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। पाकिस्तान जिस तरह के हालात से माजी में गुजरता रहा है और जिस तरह के हालात से आजकल गुजर रहा है और जिस तरह के थ्रेट्स आजकल पाकिस्तान की सियासी निज़ाम को और जमहूरी निज़ाम को हैं, उन सबको समझते हुए हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे ताकि मुस्तकबिल में एक बहुत बड़े नुकसान से बचा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप सेक्रेटरी जनरल हैं जीडीए के। अब नवंबर के अंदर यानी कि डिलिमिटेशन पूरी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन ने आज कह दिया है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं हमारी आज ही जीडीए की वक्त की मुलाकात थी इलेक्शन कमीशन के साथ और हमारी काफी उनसे लंबी इस बात पे डिस्कशन हुई है। डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहब भी थी उसके अंदर, और मरोद साहब और सदारीम साहब ने हमें ज्वाइन किया था वीडियो कॉल पे। तो हमारी इसी हवाले से जो है ना हमारी बातचीत हुई। लेकिन हम ये समझते हैं कि चीज़ों को जो है ना अब हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। जब सेंसस के ऊपर सीसीआई की डिसीजन आई
जिसके अंदर जो कम से कम 2 बड़ी सियासी जमातें जो हैं, PMLN और पीपल्स पार्टी, दोनों ने उस पर दस्तखत किए, उनके वज़रा ने, और इसे बलूचिस्तान की चीफ मिनिस्टर ने भी उस पर दस्तखत किए। तो उसके बाद जो इम्पेरेटिव था कि अब सही तरह जो है डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो। मैं समझता हूँ कि अंदर जब तक, क्योंकि बुनियाद जो इलेक्शन की होती है वो 2 चीजों के ऊपर होती है, एक डिलिमिटेशन और एक इलेक्टोरल रिस्क। अगर आप इलेक्टोरल रिस्क सही नहीं बनाते, अगर आप डिलिमिटेशन सही नहीं करते, तो फिर मेरी नजर में वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट फ्री और फेयर इलेक्शन का वो खत्म हो जाता है। तो मेरी नजर में ठीक है, ये यकीनन जो है हम बहुत से ये तरफ से डिमांड हो रही कि जी 90 डेज के अंदर इलेक्शन को हमें करवाना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे अमल के अंदर इतनी डिरेलमेंट हो चुकी है, और इस हद तक जो है ना, यानी वो जमातें जो पहले खुद उन्होंने 90 दिन के इलेक्शन को रेजिस्ट किया बाकायदा, और उन्होंने बाकायदा खड़े होकर असेंबली के अंदर जिस किस्म की तकारीर की और जिस किस्म के हमले हुए चीफ जस्टिस के ऊपर वो पंजाब की इलेक्शन अपने फैसले के बाद, तो अब वो उनके लिए मैं नहीं समझता कि ये जब कोई जवाब बनता है कि अब बैठ के वो आए हो के जी रश करें इलेक्शन में, जबकि इलेक्शन का प्रोसेस ही पूरा नहीं है, जबकि सेंसस की जो नए सेंसस के ऊपर जो है ना आपने CCI के अंदर एक डिसीजन दिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर इलेक्टोरल लिस्ट जो है ना ज़ाहिर है वो मुकम्मल नहीं है, उसको मुकम्मल करना है। तो ये सब जो नए वोटर्स उसके अंदर शामिल हुए, वरना आप उनको डिसइंफ्रेंचाइज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें अब वहाँ उस स्टेज पे पहुंच गई, तो बजाय हम उसको बुलडोज करने के हम ये समझते हैं कि इसको अब मामला को चलने दें, और अगर इस अंदाज में भी चलते तो मेरे ख्याल में फरवरी तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो अगर आप उसको जो है शॉर्ट सर्किट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आने वाले दिनों में उसके भी फिर जो है ना गलत नतीजे निकलेंगे, जहाँ जो है ये महसूस किया जाएगा कि जी वो प्रॉपर प्रोसीजर के बगैर हमने इलेक्शन मुनक़द कर ली, और फिर वहीं पे आके हम खड़े होंगे कि जी इल्ज़ामात लग रहे होंगे जी फेयर फ्री इलेक्शन हुए कि नहीं हुए। हमारा इस वक्त जो मुतमईन नजर होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन प्रोसेस की तरफ जाएं, बताते यानी इसके यानी इस चीज को छोड़ के कि जी उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा देने का लगते हैं, क्योंकि आपने खुद सारे अमल को जो है डिरेल किया है। आपने जो है जो पंजाब के इलेक्शन से उसको पोस्टपोन करने के बाद 90 डेज का कहाँ हो, जनवरी के अंदर असेंबलियां 2 डिसॉल्व हुई, कोई 90 डेज में इलेक्शन नहीं कराए गए, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई पर भी उसको वायलेट किया गया, और जो है कोई उस पर जो है इलेक्शन नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान उस नहज पे पहुंच गया कि हम एक फ्री एंड फेयर प्रोसेस के जरिए, इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए, और खासतौर पे ये जहाँ पे मैं सिंध के हवाले से बात करूंगा कि ये 15 साल से एक ही जमात जो है ना उनके ऑफिसर्स लगे हुए हैं, उनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वही लोग हैं जो रिशवत होके कभी कोई जैकबाद डिस्ट्रिक्ट में तो फिर जो है चला जाता है कंदकोट में, कंदकोट से फिर शिकारपुर में, शिकारपुर से फिर जैकबाद में। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता हूँ इनको ठीक होना चाहिए, जो एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना कम से कम सिंध के अवाम को मिलनी चाहिए, जिसके अंदर हम एक ड्यू प्रोसेस के जरिए एक ऐसी वायबल जो केयरटेकर गवर्नमेंट दें जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाए, और खासतौर पे वो ऑफिसर्स जो जिनको शोल्डर प्रमोशन के जरिए आपने खासतौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कि मेजर स्टेक होल्डर होता है सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके आरओज होते हैं। तो उस सारी जो सेटअप है उसके अंदर जब तक मैसिव रीशफलिंग हम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम एक फेयर और फ्री इलेक्शन की तरफ जा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने एक खत भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम भी मांगा है, और आपको पता है कि इसी कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि आप भी पब्लिक से आपका ताल्लुक है, वास्ता है, आप भी अवामी आदमी हैं, और आप भी एक बड़ी जिम्मेदारी सेक्रेटरी जनरल हैं GDA के, महंगाई हद से ज्यादा, यानी कि डॉलर आपका ट्रिपल सेंचुरी करके गया है, पेट्रोल आपका ट्रिपल सेंचुरी, डीजल आपका हद से ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। ये निगरान सेटअप भी जब आया है उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो कमिटमेंट IMF के साथ है वो पूरी की जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए मेरे साथ, देखिए मेरा अपना ये प्योरली मेरा जाती ओपिनियन है उसमें। देखिए ना, आज तक हम जो है ना सारे अंदर के अंदर फ्लिट करते रहते हैं, एक एंड से दूसरी एंड की तरफ। हमने IMF के साथ मुआहदे किए, तमाम गवर्नमेंट से किए, मैं किसी एक गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार नहीं समझता, और ये इकोनॉमिक हालात है मैं फिर उसका भी जो किसी एक गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं समझता। हमने मुख्तलिफ अदवार के अंदर IMF के साथ हमने एग्रीमेंट्स किए और बाद में उनको वायलेट किया। हमने उनको जो है ना उनके साथ जो है ना फिर हम आगरी में उनको, हत्ता कि IMF की चीफ को जो है ये बात कहनी पड़ी थी, हम तो गरीबों को रिलीफ देना चाहते हैं, हुकूमतें खुद जो है जो अमीरों को जो है सब्सिडी देना चाहती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस किस्म की इतनी बड़ी उनकी तरफ से इल्जाम लगता है तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमने किस किस्म के जो है ये मुआशी अपने इकदाम किए, हमने क्या चीजें गलत की जिसकी वजह से आज सारा का सारा बोझ जो है इस मुल्क के गरीब आवाम पर पड़ गया है।
यकीनन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो इस सारे अमल के अंदर मुझे नहीं समझ आती कि भाई अब कोई गवर्नमेंट आएगी वो क्या रिलीफ दे सकती है। ऐसे ऐसे अगर जो चीजें इतनी खराबी की तरफ चली गई हैं कि अब इसको जो है ठीक करना एक जोशी लाने के मुतरादिफ हो। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि गुज़िश्ता चाहे आप पहले 3 साल की हुकूमत में ले रहे या खासतौर पर 16 महीने की हुकूमत में पीएमएलए ने खुद मुझे क्लियर नजर नहीं आई। आपने पहले मिफ्ता इस्माइल साहब को लगाया, अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाया, वो मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर काम कर रहे थे और एक तरफ हम जा रहे थे, उन्होंने IMF के साथ एग्रीमेंट्स भी कर ली थी, IMF के साथ वो बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन सडनली फिर पीएमएलए ने अपने खुद फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया और उसके बाद जो एक लंबा पीरियड हमने दिया 8-9 महीने जिसके अंदर हम एग्रीमेंट ही नहीं कर पा रहे थे। फिर शहबाज शरीफ साहब को आके इंटरफेयर करके और जाके उनकी मिन्नत तरले करके उनसे ये करवाना पड़ा, लेकिन उस मिन्नत तरले करने के बावजूद जो कंडीशनलिटीज उन्होंने लगाई है वो तो बिल्कुल भयानक कंडीशनलिटीज है जो कि किसी तौर पर जिन आवाम को कोई रिलीफ देने के काबिल जो पाकिस्तान की हुकूमतें नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं शौकत अली से शुरू करूंगा। जब शौकत अली से बुनियादी तौर पर इस मुल्क के अंदर सारी की सारी इकोनॉमी को इम्पोर्ट इकोनॉमी की तरफ लेके चले गए और इम्पोर्ट इकोनॉमी उस जमाने में हम क्योंकि वॉर ऑन टेरर में थे तो बेताशा डॉलर हमें मिल रहे थे तो हम लोग सारे एंजॉय कर रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस जमाने में आए, लेकिन वो सारे के सारे इम्पोर्टेड, क्योंकि इम्पोर्ट इकोनॉमी में हम चले गए तो हम उसमें ही खा गए। इम्पोर्ट ज्यादा होती थी, एक्सपोर्ट कम होती थी। तो ये सारे अमल जो रहा है वो ये बतदरीज हम इन हालात में पहुंचे जहां हमने प्रॉपर अपनी इकोनॉमी को जो ना हमने हैंडल नहीं किया और उसके बाद जितने भी तवातुर से वज़र आए, बेशक दावे उनके कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजर में जो है ना उन्होंने प्रॉपर्ली इकोनॉमी को हमारे वज़ारत खजाना जितनी भी थी वो प्रॉपर्ली हमारी इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर सकी और आज हम उस नेट पे आ गए क्या मैं नहीं समझता हमारे पास इस वक्त कोई सोल्यूशन है सिवाय इसके कि जी हम जो है ना इस अमल के अंदर जो है मैक्सिमम कोशिश करके हम रिलीफ दे सके, लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि भाई इन कंडीशनलिटीज के अंदर आप क्या रिलीफ दे सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पे रहे। बैरिस्टर साहब यानी कि कह रहे थे कि अगर वक्त पे इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब था, KPK था, वहां ये सियासी जमातें खामोश थी, वहां भी आइन था, वहां भी आप यही बात करते जो आज बात करते। देखिए दोनों में दिन रात का फ़र्क है अप्रोच में। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि सिर्फ और सिर्फ 2 सूबाई असम्बलीज़ के इलेक्शंस की बात हो रही थी। मुझे आप ये बताएं कि अगर हम उस वक्त इलेक्शंस करवा लेते तो आज वो असम्बलियाँ वजूद में होती और सिंध, बलूचिस्तान और मरकज़ में असम्बलीज़ नहीं होती और आज जब इलेक्शन हो रहे होते तो उन सूबों की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो असरअंदाज हो रही होती और किसी भी जाविये से हम ये नहीं कह सकते थे कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर आप मुल्क के 2 सूबों में एक इलेक्शन अलग अंदाज में पहले करवा देते हैं और बाकी बाद में करवाएंगे तो जो मुल्क की वहदानियत है और जो सूबों के अंदर हम आहंगी है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर एक बड़ी ज़रब लगती जो कि किसी भी तरह पाकिस्तान के हक़ में ना होता। लिहाजा ये ज़रूर देखा गया कि हम पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस करवाएं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्योंकि सेंसस हो चुका है इसलिए डिलिमिटेशन के बाद प्रॉपर अंदाज में, खुद डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अगर ये सारी चीज़ें ना हों और पहले इलेक्शन हो जाए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का जो है वो एक खाका हमारे सामने नहीं आएगा। लिहाजा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं। मुल्क की तमाम जमातें चाहती क्या हैं? मुल्क की तमाम जमातें चाहती हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। होता क्या है? होता यह है कि जब तक इलेक्शन प्रोसेस में होते हैं, जब तक हमें पता नहीं होता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, हम सब उसका हिस्सा होते हैं। जैसे ही रिजल्ट आते हैं हम सब उसके फेल्यूर का अपने आप को जिम्मेदार ठहराने के बजाय एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना शुरू करते हैं, सिस्टम पे इल्ज़ामात लगाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि बाद में इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि आप पहले उसकी तैयारी कर लें। आप पहले बता दें कि जी ये जो इलेक्शन आप करवाने जा रहे हैं इसमें ये नकूस है, इसकी वजह से हम इस इलेक्शन को नहीं मानेंगे। पहले ये खराबियाँ इस सिस्टम से ख़त्म की जाएं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी कहा, मिसाल के तौर पे सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं तो जो भी प्रिजाइडिंग अफसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट या इलेक्शन का पूरा अमला वो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट से होता है। सिंध में कौन नहीं जानता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में असातिज़ा जितने भी भर्ती किए गए हैं वो किस तरह भर्ती हुए, वो कौन सी ख़ास जमात है सिंध के अंदर जिसके वो जो हैं वो कमदार की हैसियत रखते हैं सारे लोग, जो कि आप कितना भी रिशफल कर लें आप कहाँ से लोग लेके आएंगे? तो आप क्या इसका कोई हल तो होना चाहिए ना। बाद में आप यही कहेंगे सब जमातें
यही कहेंगे कि जी चूंकि वो सारे एक ख़ास जमात के जो हैं वो लोग थे और उन्होंने उनके भर्ती किए हुए थे, लिहाजा इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए। ब्रेक का टाइम हो गया। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपको कहीं जाना था, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक के बाद आते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम विक्रांति, मुझे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब। पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर हैं, हेल्थ के मिनिस्टर हैं और सोशल वेलफेयर के निगरान मिनिस्टर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने शो में। आप टेलीफोन लाइन पे रहे। बैरिस्टर साहब, महंगाई, डॉक्टर साहब भी हैं, महंगाई, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, मुझे एक बात, इससे पहले भी बात हो रही थी और सफदर अब्बासी साहब भी प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि जी IMF के मुआहदों की बात है। मुझे ये बताएं कि IMF से मुआहदा किसने किया था? वो कौन लोग थे जो कहते थे कि जी हम IMF के पास जाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम खुदकशी कर लेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा कर्जे लिए, सबसे सख्त और कड़ी शराइत पे कर्जे लिए और पाकिस्तान की जो मफादात थे उसकी तरफ सोचा ही नहीं गया। पाकिस्तान को एक अंधे कुएं में धकेल दिया गया। आने वाली हुकूमतों के लिए बारूदी सुरंगें बिछा दी गईं और आज तक उसका खुमियाजा पाकिस्तान का गरीब अवाम भुगत रहा है, जिसकी तरफ कोई भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त मईशत की क्या हालत थी, किस तरह से पाकिस्तान में CPEC आ रहा था, किस तरह से पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, डॉलर की कीमत में किस तरह से बतदरीज जो है वो कमी आती जा रही थी, पाकिस्तान का GDP रेट कितना ऊपर जा रहा था, पाकिस्तान की मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं वो कितने बेहतर होते जा रहे थे। वो कौन लोग थे जिन्होंने एक फलते फूलते चलते फिरते पाकिस्तान को एक इस तरह की साजिश करके, जिसमें अदलिया के जजेस को भी बिठाया गया और नॉन स्टेट एक्टर्स को बिठाया गया और पाकिस्तान का यह हालत कर दी कि आज पाकिस्तान आपसे संभल नहीं रहा। मैं आता हूं, इसी पे आता हूं। डॉक्टर साहब को मैं इन कर दूं और डॉक्टर साद साहब आपकी तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, हद से ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है और हद से ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही हैं। डॉलर देख रहे हैं, आम बंदा, एक गरीब आदमी कहां जाए? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं तो कोई सियासतदान नहीं हूँ और टू बी ऑनेस्ट जिस तरह बाकी अवाम परेशान है और सही परेशान है। देखें, हुकूमत की तरफ से सबसे पहले चीज़ तो ये होनी चाहिए कि हमें अपनी जो हमारी खर्चियाँ उसको कम से कम करना चाहिए। हम तो इंटरिम पीरियड के लिए आए हैं, उसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम ऑस्टेरिटी करें। उससे किसी का भूख तो नहीं भरेगी लेकिन आंखें बेहतर हो जाएंगी, तकलीफ कम होगी लोगों को ये देख के कि भाई जो लोग हमारे इस वक्त गवर्नमेंट में हैं वो उनको बहुत सुकून और आशाएं नहीं है। रहा सवाल के मईशत किस तरह से ठीक होगी, आई एम श्योर कि ये फेडरल गवर्नमेंट का मामला है और ये फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर जो काम कर रही होगी। इंटरिम गवर्नमेंट कितना कर सकती है ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप सब जानते हैं। हमें इतना पता है कि जो काम अच्छे हो रहे थे जैसे हेल्थ से रिलेटेड हम उनको करते रहेंगे। सोशल वेलफेयर का मामला था, चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो इशू था आपने देखा रिसेंटली। सही देखें, बात सारी है कि कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी लीडर हो या कोई भी हो, बात ये है कि हमें अपने आप से देखना पड़ेगा कि हम किसमें अच्छे हैं। हम लीडर तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है ना वो बहुत अच्छे मिलें, ऑनेस्ट मिलें और बहुत ही हार्ड वर्किंग मिलें, लेकिन कौम बजाते खुद जो है ना हार्ड वर्किंग रह गई है, ना ऑनेस्ट है और ना सिंसियर है अपने मुल्क से। सही। तो अगर हम पहले अपने आप के अपने गिरेबान में देखें हम सब कि हम इस मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। और थोड़ा ठीक है, मैं मानता हूँ कि बुरा वक्त है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने बड़े अच्छे वक्त भी देखे हैं। तो अगर सब मिलके इस वक्त का मुकाबला करें और किसी को ये एहसास ना हो कि कोई दूसरा जो है इसका फायदा उठा रहा है या किसी एक तबके के साथ एक इम्तियाजी सलूक हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल वक्त भी शायद आसानी से थोड़ा सब्र के साथ निकल जाएगा और अल्लाह ताला हमारे लिए इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। लेकिन इतनी नाउम्मीदी के बस अब खत्म होने वाला है सब कुछ, मैं समझता हूँ, मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा इंशाल्लाह होने वाला है। और डॉक्टर साहब आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम कंट्रीब्यूट करें,
डॉक्टर साहब आपने बात अच्छी कही। हेल्थ के हवाले से भी मैं जरूर आपसे पूछूंगा। NICVD जबरदस्त यहाँ काम कर रहा है, साइबर नाइफ अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है, सिंध के अंदर बनिस्बत दूसरों सूबों से अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज है। डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये तो आपने वो नाम बताएं जो नजर आ रहे हैं ना। सही। और ये अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारे टर्शरी केयर के अस्पताल, प्राइमरी केयर में भी अच्छा खासा काम हुआ है जो PPHI के थ्रू हो रहा है, या जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, डायरेक्टर जनरल रिसोर्स हेल्थ हैं, जो पूरा डिपार्टमेंट है, वो जाहिर है आप इसको पाकिस्तानी एक इदारे की नज़र से जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि वो डिलीवरी जो आप दुनिया में दूसरे मुल्कों के हिसाब से मिलाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी कौम में वो सलाहियतें ख़त्म कर दी गई हैं पिछले 3 दिहाइयों में। ना एजुकेशन का वो सिस्टम रहा है, ना उस तरह की सिविक सेंस लोगों में है, ना उस तरह का नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म आपको लोगों में नजर आ रहा है। तो जाहिर है उन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप देखें तो बहुत अच्छा काम प्राइमरी केयर की लेवल पे भी हो रहा है। आपने पोलियो की ड्राइव में देखा कि इन्होंने बड़ा अच्छा लास्ट 3 ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नॉट हैड अ सिंगल केस ऑफ पोलियो इन सिंध, और उसके ऊपर हम ऑलरेडी जो अभी पोलियो का बड़ा अच्छा एक्ट पास करवाया है पिछली हुकूमत ने, जो कि हमें बड़ा हमारे हाथ को मजबूत कर रहा है ताकि हम वैक्सीनेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। वो हमारे मुल्क के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। सिर्फ दुनिया में 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास पोलियो है, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। तो हमें इस धब्बे से निकलना है। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर हमारे साथ अफगानिस्तान है, लेकिन बहरहाल इसके अलावा आपने मलेरिया का सुना है, डेंगू का, तो हम उन सब चीज़ों के ऊपर कोशिश तो कर रहे हैं जिस हद तक कर सकें, लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इन 90 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कर सकें, जितनी चीज़ों को बेहतर कर सकें उनको करेंगे, आवाम को जिस हद तक सहूलत दे सकें उसको देंगे। और अपनी जो हमने, जैसे मैंने अभी CM साहब को लेटर लिखा है, मैंने कहा है जी 2 डिशों से ज़्यादा किसी भी सरकारी दावत में नहीं होनी चाहिए। और 2 डिशें भी इसलिए कि कुछ लोग कुछ चावल खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो बस एक सालन में एक चावल आप रखें एंड दैट्स इट। ये हमारी तरफ से अवाम के सामने जाना चाहिए, और हमें गैर ज़रूरी इस तरह के खर्चे गवर्नमेंट के खर्चों पे या गवर्नमेंट के उसमें नहीं करने चाहिए। और इसी तरह ऑस्टेरिटी को हमें हर जगह जो है ना वो फैलाना चाहिए। हम अपनी तरफ से यही कर सकते हैं। ये टाइम इंटरिम गवर्नमेंट का है, लोगों का ये होगा कि वो सोचें कि कौन उनके लिए बेहतर है, सही फैसला करें, और वोट देने का जो है ना उस फरीज़ों को अल्लाह ताला के क्या दिया हुआ एक आपके ऊपर एक हक है, अल्लाह से आपको हिसाब लेंगे। आप वोट सही सच्चे लोगों को वोट दें, जो निस्बतन सच्चे हैं उनको वोट दें, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साद खालिद नियाज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑस्टेरिटी होनी चाहिए, एक बेहतर तरफ जाना चाहिए, हेल्थ बेहतर काम कर रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपको लेते रहेंगे। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे बढ़ा। वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन आईनी तौर पे आपको पता है कोई डिलिमिटेशन भी होना है, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए थे, उसके बाद पीपल्स पार्टी बज़िद थे कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और मुल्क के हालात बेहतर नहीं है मौशी तौर पर। मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनसे ताल्लुक है, हीर सोहू साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू इम्तियाज। हीर सोहू साहबा, आज तो इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि हल्का बंदियां जो है ना मुकम्मल कर लेंगे 30 नवंबर को। अब जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हुई है या अभी तक कंफ्यूजन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानी, देखिए इम्तियाज, यकीनन एक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड था कि भाई इलेक्शन जो है ना वो 90 डेज में होने चाहिए आइन के तहत। और इस तरह जो इलेक्शन कमीशन ने 4 महीने का दे दिया था, डिलिमिटेशन का पूरा डिटेल दे दी थी, तो उस पर ये कम से कम हुआ नोबल। लेकिन अभी तक स्टिल कंफ्यूजन बिल्कुल है कि जब तक इलेक्शन कमीशन डेट इलेक्शन के अनाउंस नहीं करती, तब तक मैं समझती हूँ कि वो चीज जिसपे पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्टैंड है और चाहती हैं कि टाइम पर इलेक्शन हो, वो कंफ्यूजन अभी तक है। तो अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। चलो आपने 1 महीना कम कर दिया, लेकिन आपने इलेक्शन के हवाले से डेट अनाउंस जब तक नहीं होती तब तक वो कंफ्यूजन कंटिन्यू है, स्टिल है। अब ये तो ठीक है कि एक तो कंफ्यूजन है अपनी जगह, उसी के साथ ही आपको पता है नून लीग का मौकिफ अलग है। अब बैरिस्टर साहब बैठे हैं, राजा अंसारी साहब, वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन हो, पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए, पीपल्स पार्टी CCI में जो है ना इस पे राजी होकर आई है, क्या कहेंगे? देखिए
जो है सेंसस के हवाले से जो बातें हुई थी और वो सब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे इसको बैठ के कहना कि 4 महीने का टाइम देना और डिलिमिनेशन, जब आप हम ये कहते हैं कि जब आपने पॉपुलेशन बढ़ाई नहीं हो, जो सीटें हैं आपकी वो वही सिंधी सीटें हैं, और तो फिर आप किस चीज के लिए डिलिमिनेशन, वो भी आपने 4 महीने का प्रोसेस दे दिया कि 4 महीने में हमने ये डेटें दी हैं, आपने जाके दिसंबर तक कर दी थी। तो इट मीन्स कि आपने जब पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड गया, सब लोगों ने प्रेशर गया, और यकीनन निगरान हुकूमत कोई फैसला कर नहीं सकती, ना इकोनॉमी तौर पर कोई फैसला करती, ना फाइनेंशियली जो क्राइसिस इस वक्त मुल्क में चल रहा है वो कोई स्टैंड नहीं ले सकती, डिसीजन नहीं ले सकती। तो यकीनन जो इश्यूज आ रहे हैं वो लामोला इलेक्शन कमीशन की तरफ, जब आपकी गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी किसी और की, आवाम या बर्डन वो पूरी गवर्नमेंट पर आएगा। इस वक्त तो निगरान बैठे, निगरान कहते तो हमारे हाथ में ही नहीं है, हमारा इख्तियार ही नहीं है, हम डिसीजन नहीं ले सकते, हम कोई स्टैंड नहीं ले सकते, तो फिर लामोला कौन करेगा? तो या तो फिर हम छोड़ दें कि जो कल भी जो पेट्रोल की प्राइसें बढ़ी या इससे पहले जो हुई वो यकीनन पहले से होती तो गवर्नमेंट में तनकीद होती थी कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी गवर्नमेंट में थी, चाहे वो पीटीआई थी, चाहे वो नून लीग थी या पीपल्स पार्टी, तो इस वक्त आप किस पे तनकीद करें? इस पे आप किस पे बोलें कि क्या प्राइस बढ़ती, चाहे बिजली के प्राइस बढ़ा दें, गैस की प्राइस बढ़ा दें, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, तो उसका आप किसको कहेंगे? लोगों तो कहेंगे कि हम तो है नहीं, हम तो बस बैठे हुए 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन होगा, हमारा काम है इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन करें, हम करवा के चले जाएंगे। तो फिर ये जो 4 महीने 6 महीने जो सफर आवाम करी है उसका सत्यावाद कैसे निकलेगा? वो कैसे आप साल करेंगे? तो यकीनन इसका सॉल्यूशन यही है कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन टाइम पे होंगे तो जो हालात इस वक्त चल रहे हैं बहुत मुश्किल नाजुक तरीन हालात चल रहे हैं, आपकी इकोनॉमी तबाही के दहाने पे पहुंच गई है, उसको रिव्यू, उसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा? यकीनन पॉलिटिकल पार्टीज ही निकालेंगी। अगर किसी के जहन में और गुमान में ये चीजें हैं कि भाई कोई और सेटअप आ जाएगा और इस चीजें हल कर देगा, तो ये खुशफहमी है, उन मिसालों तजर्बों ने मुल्क को इस वक्त इस दहाने पहुंचा दिया। आपने तजर्बे किए, 3.5 साल 4 साल आपने तजर्बे करके किसी नाअहल शख्स को बिठा दिया और जिसने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, और इस वक्त भी अगर आप तजर्बे करने की बुनियाद पर बैठे हुए हैं तो ये सूरत हाल गंभीर से गंभीरतर होती जाएगी, और आपका मुल्क मुतहल नहीं है कि नए तजर्बे करे, नई चीजें सामने लेकर आए। तो मैं समझती हूँ कि प्रॉपर जो टाइम, जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस होनी चाहिए, टाइम पे इलेक्शन होने चाहिए, और तमाम इदारों को जो है काम करके ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। जो भी हुकूमत ने हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लेके जाएगी आवाम के पास, आवाम बेहतर फैसला करने वाली जिसको भी लेकर आए वो इलेक्शन करे और उसको काम करने का मौका दिया जाए, उसके ताकि वो चीजें डिलीवर कर सके, आवाम के लिए बेहतर फैसले कर सके। अब बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। वो कह रही कि इलेक्शन हल है इन मसाइल का, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मुआशी हो, सियासी हो, इसका इलेक्शन हल है। जो गवर्नमेंट मैंडेट लेकर आए उसी को गवर्नमेंट ये 3-4 महीने या 5 महीने जो भी मसाइल होते हैं बढ़ते जा रहे हैं, हीर सोहू साहिबा। लेकिन अगर हम माजी में देखें, सियासी जमातें नाकाम तो गई हैं डिलीवर करने में। मीर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी जमहूरी सेटअप में इलेक्शंस एक अहमियत इख्तियार होती है उनको, और इलेक्शंस ही के ज़रिए ही हुकूमतें बनती हैं और बननी चाहिए। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की हालत आपके सामने है। मैं तो हैरान हूं कि किस तरह लोग अपने घरों से निकल के, पोलिंग स्टेशंस अगर सामने हैं, बिल्कुल घर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है तो लोग जा सकते हैं, वरना अगर थोड़ा सा भी दूर है तो लोग तो आज अफोर्ड नहीं कर सकते पोलिंग स्टेशंस तक पहुंचना भी, कि लोग वहां जाएं और जाके वोट करें एक ऐसे निज़ाम के लिए जिस निज़ाम का आप लोग समझते हैं कि वो हिस्सा ही नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब इलेक्शन चूंकि आने वाले हैं, अब थोड़ी अप्रोच, जिस तरह पूरी दुनिया में अप्रोच तब्दील हुई है, हमारे यहाँ भी सियासी जमातों को अपनी अप्रोच तब्दील करनी पड़ेगी और प्रोग्राम देना पड़ेगा। इनके पास क्या हल है पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, क्या हल है पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए, क्या हल है पाकिस्तान के अंदर महंगाई को कम करने के लिए, क्या हल है पाकिस्तान में आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए। अब लोगों को आना पड़ेगा
और अपना मंशूर देना पड़ेगा, लोगों के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, और फिर लोगों को ये जज करने में आसानी होगी कि वो कौन लोग हैं जिनका माजी बेदाग रहा है, जो वाकई जब भी हुकूमत में आए उन्होंने डिलीवर किया है, और वो कौन लोग हैं जो सरे मिंबर ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाज गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। वो दोनों में फ़र्क साफ जाहिर हो जाएगा। तो एक बैरिस्टर साहब, आप कहते हैं कि IMF के साथ किसने मुआहिदा किया? हर गवर्नमेंट IMF के पास गई है, इसमें कोई इनकार नहीं है कि PTI गई, उसको आपने कंटिन्यू किया। जब IMF का प्रोग्राम मिला तो आपने बड़ी खुशियां मनाई कि हम डिफॉल्ट से बच गए, सब कुछ गए। और आज भी जो माशी मसाइल हैं, इसके जिम्मेदार तो निगरान हुकूमत कहाँ है? ये आप ही लोग हैं। निगरान हुकूमत तो कोई डिसीजंस भी नहीं ले सकती, क्या कहेंगे? मीर साहब देखें, इशू ये है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि मुआहिदा IMF के साथ मजबूरी में करना एक अलग बात है। मुआहिदा आप IMF के साथ कर रहे हैं उस वक्त जब पाकिस्तान के हालात बेहतर थे, वो एक अलग बात है। आप तो खुद कहते थे ना कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, आप तो कहते थे कि 90 दिन के अंदर मैं पाकिस्तान के सारे मसले हल कर दूंगा। इसका मतलब है एक बात तो वाज़ेह हुई ना कि आपने सिर्फ और सिर्फ ख्वाब बेचे, लोगों को बेवकूफ़ बनाया और हुकूमत हासिल की, और हुकूमत में फिर 4 साल तक कुछ भी नहीं किया। फिर वही चीज़ें की जो रिवायती सियासतदान करते हैं। हम कम से कम PMLN के, मैं समझता हूं कि उसके जो अकाउंट है PMLN का, उसमें डिलीवरेंस ज़रूर मौजूद है। हमें जहां जहां भी मौका मिला, हम जिस जिस जगह भी हुकूमत हमने आज तक की है, हमने डिलीवर किया है। आज भी आप चले जाएं, पाकिस्तान के हर मेगा प्रोजेक्ट पर, हर तरक्की जो तरक्की के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर आपको मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तख्ती नज़र आएगी। आप इस वक्त भी पाकिस्तान में जितने तरक्याती काम हुए हैं, उसमें से मेजॉरिटी काम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं। तो हम तो अपनी डिलीवरी को साथ साथ रखते हुए, जो हमारी डिलीवरेंस है, हम उसको सामने ले आएंगे, और हम उसके साथ साथ बताएंगे पाकिस्तान के लोगों को कि हमारे पास क्या प्रोग्राम है मुस्तकबिल के 5 साल के लिए, हम किस तरह से पाकिस्तान में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। अगर वो हमारे जो मंशूर है वो पाकिस्तान के लोगों को समझ में आएगा तो PMLN को वोट करेंगे, नहीं तो हम तो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े, जो लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक होगा हम उनके साथ, हमारा सरे तस्लीम खम है जो पाकिस्तान के अवाम जो भी उनके नजर में हो। ठीक है, हीर साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप भी और बैरिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि हम तो मजबूरी में गए, कुछ लोग कमिटमेंट करके गए, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आप पुरानी सियासी जमातों से, जो तजर्बेगार हैं, जो सियासत को समझते हैं, जो मैशियत को समझते हैं, इनको जिम्मेदार समझती हैं। बनस्बत के एक सियासी जमात आई, उसने ख्वाब दिखाए, सब कुछ किया, तब्दीली का नारा, सब कुछ, लेकिन इक़्तिदार आपको भी मिला। 15 साल आप सिंध में हुक्मरानी की, क्या कहेंगी? देखिए इम्तियाज, यकीनन जो पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आई उसने डिलीवर किया, और जमहूरियत का हुस्न है कि आप और हम तनकीद करते हैं। जब आपके सामने कि डिक्टेटरशिप का दौर होता है तो कौन कितनी बात कर सकता है, कितनी खुल के तनकीद करता है, वो भी आपके सामने। तो मैं समझती हूँ कि यही हुस्न है कि डिलीवर करना। यकीनन नून लीग का अपना स्टैंड है, हम भी कहते हैं कि हमने डिलीवर किया। सब इस वक्त जो क्राइसिस था, सबसे ज्यादा इस वक्त क्राइसिस है आपके इलेक्ट्रिसिटी का। क्या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने वो ख्वाब बेनजीर साहिबा ने शहीद बेनजीर भुट्टो से लेकर इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पूरा नहीं किया कि थर्कोल के थ्रू आपने आपके नेशनल ग्रिड में बिजली नहीं दी? क्या आपने सोलर विंड प्रोजेक्ट के थ्रू बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में नहीं दी? जिसकी क्या आपने स्मॉल डैम्स बना के आपकी जो कैपेसिटी थी पानी की शॉर्टेज को कम करने की चीजें नहीं की? तो ये डिलीवर करना। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट में कुछ ऐसे लोग बैठे हों जो आपके जो है वो थर्कोल की इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पे बात करने को तैयार नहीं है, उसके एग्रीमेंट को MOU साइन करने पे भी इत्तेफाक नहीं करते हो कि ये सिंध की चीजें हम नहीं करते, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं। यकीनन सिंध गवर्नमेंट 15 साल है, लेकिन आपके सामने क्या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली? क्या जो हम चाहते थे कि हम नेशनल मेगा प्रोजेक्ट पे काम करें, क्या वो हमें सपोर्ट नेशनल फेडरल गवर्नमेंट में मिली? बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद डिलीवर किया। अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी, आसिफ जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी, तो हम समझते हैं कि CPEC से लेके जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पीपुल्स पार्टी ने अपना कंट्रीब्यूशन किया और काम किया और करके दिखाया। 18th अमेंडमेंट हो, पार्लियामेंट को डिलीवर करना हो, वो चीजें सारी आपके सामने है कि जब आपको मौका मिलता है आप डिलीवर करते हो, आप चीजें बेहतर कर दो। लेकिन अगर आपके पास मौका नहीं मिलता, आपकी सिर्फ टांगे खींचने में लगे जाते, तो यकीनन जो मुल्क का हाल है, आगे भी अगर गवर्नमेंट आएगी
कि सिर्फ टांगे खींचने में लगे रहेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। तो इसलिए चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए उसको मौका दिया जाए, वो काम करे, काम करके दिखाए, वरना फिर इदारे अगर इसी तरह मसलत रहेंगे, काम करने नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई भी अगली गवर्नमेंट, लूली लंगड़ी गवर्नमेंट आएगी तो डिलीवर नहीं कर पाएंगे और हालात खराब होंगे। और बहुत आसान है इस वक्त कि मुल्क के 70-80 साल में आप सिर्फ टारगेट सियासतदान को करो, पॉलिटिकल पार्टीज करो, और जो जमहूरी दौर है उसको बैठ के आप टारगेट करो, हिट करो कि सबसे ज्यादा बदनाम, सबसे ज्यादा करप्ट सिर्फ वो सिर्फ सियासतदान है, बाकी सब दूध के धुले में, बाकी सारे फरिश्ते हैं, चाहे वो जुडिक्शन हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इदारे हो, बाकी सब अच्छे चल रहे हैं। तो ये अगर सूरत-हाल रहेगी तो फिर आप कोई भी बड़ी मेहरबानी, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, आपने जो मुल्क की हालात हैं आपके सामने, रोटी कपड़ा और मकान, आम जिंदगी कैसे गुजरे, मतलब नून लीग दावा कर रही कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, पीपल्स पार्टी कह रही कि हमने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन हमें क्यों नहीं नजर आता? गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं पेट्रोल कम हो रहा? क्यों नहीं महंगाई कम हो रही? अगर इन्होंने बेहतर काम किया तो ये जो मुल्क के आज हालात हैं मुआशी, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो एक दूसरे को जिम्मेदार नहीं करार रहे, ये तो उनको जिम्मेदार कर रहे हैं जो 3.5 साल आए थे। इसी के साथ ही इजाजत, अल्लाह।